लड़ाई यहाँ से नहीं हटेगी जब तक अनअडल्टेटेड पूरा संपूर्ण जस्टिस नहीं मिलता, जब तक हमारा बैकलॉग फिल नहीं होता, 1 इंच भी, 1 मिलीमीटर का भी होता है ना जो, वो भी नहीं हटा जाए। खतरा हमें अपने समाज के दलालों से। संसद आवारा हो जाए तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए। जिस देश में एक ढोंग की सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर दूसरी तरफ बात होती है विश्व गुरु बनने की। कितनी गंदे घिनौने लोग सरकार में आके बैठे हैं, सरकार बन के बैठी है, जहाँ पे ये हाल हो रहा है जज के साथ, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं उसको खुद ही न्याय की उम्मीद नहीं है। हमारी चमड़ी बड़ी मोटी है, वी हैव डेवलप्ड अ थिक स्किन, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों के अंदर नहीं उलझते। हमारे अगर कहते हैं ना राजनीति है, अगर सच के लिए बोलना, हक के लिए खड़े होना, ईमानदारी से लड़ना राजनीति है, तो ये राजनीति सही है, स्वीकार है, बार बार करेंगे ऐसी राजनीति, बिकॉज एवरीथिंग हैज बिकम पॉलिटिक्स। सो डॉक्टर रितु सिंह हैज डिसाइडेड हर पॉलिटिक्स, दैट्स व्हाई डॉक्टर रितु सिंह इज ऑन रोड, और डॉक्टर रितु सिंह सड़क पर रहेगी। अगर कुछ कर नहीं सकते निकम्मो निठल्लो, तो जिप योर माउथ एंड शट योर माउथ। जहां बैठे हो वहां पे बैठे रहो। अगर यहाँ पे आओगे तो सीधे वापस नहीं जाओगे, इतना भी मैं बताती हूँ। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। डॉक्टर रितु नौकरी नहीं न्याय चाहिए के नारे के साथ 111 दिन हो चुके हैं और धरने पर बैठी हैं, सड़कों पर बैठी हैं और संघर्ष कर रही हैं। क्या कहेंगी, ये आपका जो नौकरी नहीं न्याय चाहिए, इसका न्याय का पैमाना क्या है? क्या सविता रॉय को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बाद आपका धरना खत्म हो जाएगा, या कुछ और भी सोच रखी हुई है? अगर आपने मुझे पहले दिन से कवर किया है, अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं पैमाना क्या है, मैंने ये कहा है कि इस अपराधी को तो इसकी सही जगह पहुंचाना है और पहुंचा के रहूंगी। डॉक्टर रितु यहाँ पहले दिन से ही अपने लिए नहीं बैठी। डॉक्टर रितु ने कहा ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, क्योंकि किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो वो इनिशिएटिव मैं ही क्यों ना लूँ, क्योंकि मैं कर सकती हूँ। अगर मैं दूसरे के लिए लड़ सकती हूँ तो मैं अपने लिए तो लड़ ही सकती हूँ, इतनी मैं सक्षम हूँ। लेकिन अपने के लिए लड़ना और अपनों के लिए लड़ना, दोनों चीज़ें में फ़र्क है, और मैं वही कर रही हूँ कि अगर ये काम अभी भी, अगर मुझे लगता है सोशल मीडिया के राहे लोग नहीं समझे कि कितनी कुर्बानी दोगे। डॉक्टर रितु, लक्ष्मण यादव, 2 पॉपुलर चेहरे थे, दोनों लोगों की आप लोगों ने बात सुनी, कैसे टारगेट किया गया, प्रोफेसर रतनलाल साहब, अन्य ऐसे जो डिस्प्लेस हुए जिन्हें निकाला जा रहा है, ये सांझी लड़ाई है, ये सबकी लड़ाई है। हाँ, अगर वो लोग सामने नहीं आ रहे किसी कारण की वजह से, मैं चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो देख रहे हो, आओ हमारा साथ दो, हम आगे रहेंगे, हम फ्रंट लाइन पे रहेंगे, छाती पे अपने ऊपर डंडे हम खाएंगे, तुम्हें छूने भी नहीं, तुम्हें हाथ भी नहीं लगने देंगे। लेकिन आओ साथ खड़े हो, लड़े, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में आपने कहा कि ये लड़ाई कब तक चलेगी, और क्या है ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक, आपने देखा होगा अभी हाल ही में कितने डिस्प्लेस हुए साथी, 14-14 साल, 22-22, 23-23, 15-15, 10-10 साल से पढ़ाने हुए साथी, जो 10 साल से एक यूनिवर्सिटी में रह के, जहाँ से वो पढ़े हैं, जहाँ वो पढ़ा रहे थे, उनकी नौकरी ले ली, उनको हटाया गया। सोचो इसके पीछे चालाकी क्या है। क्या उनके बच्चे 10 साल से उनसे खुश नहीं थे? क्या 14 साल से उनके बच्चे जो पढ़ रहे थे वो खुश नहीं थे? ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या होता है कि आपको उनसे बहुत बेहतर टीचर मिल जाता है? ऑल ऑफ सडन ये सब धांधली है। ये सब वो चीज़ें हैं कि बोलने वालों की जुबान बंद करवानी है, डराना है, डर का माहौल, ताकि ये लोग जो संविधान को बचाने की बात करें, घर घर अम्बेडकर को फैलाने की बात करें, वो ना हो। अब इस धक्कों से ना, इन झटकों से हम डर नहीं रहे, हम पीछे नहीं हट रहे, इन झटकों से हम और ताकतवर हो रहे हैं, और मजबूत हो रहे हैं। हमें डायरेक्शन और रास्ता और क्लियर हो रहा है कि अब तो हटेंगे नहीं, अब तो हिलेंगे नहीं। और जो अभी हुआ है ना सिनेरियो, जो देखा आपने, इसमें इतने मजबूत हम हो गए ना, अब आप देखो ये आंदोलन यहाँ से कहाँ पहुँचता है। सवाल फिर से वही है कि उनकी गिरफ्तारी जिस दिन हो जाएगी उस दिन आपका धरना खत्म हो जाएगा, या कुछ और चेहरे सेलेक्टेड हैं? बिल्कुल नहीं, शायद आपने ये चीज़ सुनी नहीं है। अभी रजिस्ट्रार साहब लाइन में लगे हुए हैं, रजिस्ट्रार साहब के ऊपर भी सेम FIR है। उसके बाद SC/ST का बैकलॉग है। बैकलॉग कौन भरेगा? JNU ने स्पेशल ड्राइव निकाली थी, SC/ST का बैकलॉग फिल किया था, स्पेशली SC/ST के टीचर्स की भर्तियाँ हुई। अभी IIT दिल्ली ने SC/ST की बैकलॉग निकाली है, जिसमें SC/ST का जो बैकलॉग जितना भी पुराना बच्चा, सारी सीट्स निकाली हैं, भर रहे हैं लोग, इंटरव्यू देंगे, सिलेक्शन होगा। DU का बैकलॉग कहाँ गया? खा गया ये रजिस्ट्रार, खा गया ये वाइस चांसलर, खा गए ये गुंडे हमारा बैकलॉग, कौन देगा? और इनकी सबकी पेशी मैंने पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ SC/ST में करवाई थी, चेयरमैन कीरत सोलंकी के सामने। वहाँ पे सारे सबूत तथ्य हमने दिए कि इतना बैकलॉग है, ये है, सारी चीज़ें हैं। और ये झूठ बोल के रिपोर्ट के अंदर लिख के आए थे रजिस्ट्रार कि SC/ST का कोई बैकलॉग नहीं। अच्छा, आपने हमारे लोगों को NFS किया, हमारे लोगों की सीटें घुमाई, रोस्टर खराब किए, बदले, और हमारे लोगों का कोई बैकलॉग ही नहीं है, उसको शॉर्टफॉल में करके घपला कर दिया। हमारे पास सारे तथ्य, सारे सबूत मौजूद हैं। और मैं बार बार बोलती हूँ, मैं जिस पोजीशन पे हूँ,
प्राचा साहब जिस पोजीशन पे हैं, हम कोई भी स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में ऐसी नहीं देते जिसके तथ्य हमारे पास नहीं हो। आप सोचो कि इस लड़ाई को हम जातिवादियों के अखाड़े में बैठ के लड़ रहे हैं, हमारे पास कितने सबूत और कितने तथ्य मजबूत होंगे, मौजूद होंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ बहन जी, ये लड़ाई यहाँ से नहीं हटेगी जब तक अनअडल्टेटेड पूरा संपूर्ण जस्टिस नहीं मिलता, जब तक हमारा बैकलॉग फिल नहीं होता, जब तक हमारे जो लोग दूर दूर गांव देहात में सपना लेते हैं आएंगे, पढ़ेंगे, यहाँ पे बाबू बनेंगे और हमें भी यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा, जब तक वो बैकलॉग नहीं भरा जाएगा, सीट्स नहीं दिए जाएंगे, रिजर्वेशन रोस्टर फॉलो नहीं किया जाएगा, एक इंच भी, एक मिलीमीटर का भी होता है ना जो, वो भी नहीं हटा जाएगा। सवाल उठ रहे हैं, लक्ष्मण यादव हो या आप हो, आपके लिए कि गेस्ट फैकल्टी थे, एडहॉक पे थे, परमानेंट तो थे नहीं, तो हटा दिए गए, तो इतने बवाल क्यों? एडहॉक थे वो। उन मूर्खों को जो ये सवाल उठा रहे हैं, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ था तब क्लियर कट एमएचआरडी की गाइडलाइंस थी दैट यू कैन नॉट रिप्लेस और रिमूव एडहॉक विद अनदर एडहॉक। किसी भी एडहॉक को एडहॉक से आप रिमूव नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। क्लियर कट सेटल लॉ एमएचआरडी की गाइडलाइंस थी, लेकिन फिर भी मुझे हटाया गया, फिर भी मुझे फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करके हटाया गया। उसका प्रमाण मैं आपको दे चुकी हूँ, चार्जशीट तक जमा है अपराधी पे। सेम चीज़ अगर एडहॉक को, इसीलिए तो ये लोग एडहॉक रखते हैं। पहली बात है कि ये लोग जस्टिफाई कर दे। आप मेरा इंटरव्यू लेती है ना, मैं चाहती हूँ नेशनल दस्तक से, अन्य जो भी चैनल्स है, मैं गुजारिश करती हूँ आप एक बार जाके इनको भी तो पकड़ो, इनको पूछो जाके SC ST का बैकलॉग का है, इनको पूछो जाके ऐसी कौन सी गाइडलाइंस है, ऐसा कौन सा बाय लॉज है आपके पास, किस बेसिस पे आप एडहॉक रखते हो। कहते हैं जब प्रॉपर पूरा वर्कलोड होता है आपके पास तब आप एडहॉक इतने टाइम लिमिट से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो इन्होंने कैसे 15 साल से 10 साल से एडहॉक इस यूनिवर्सिटी में रखे। एडहॉक को इसीलिए रखा गया, रिचार्ज कूपन दिया गया 6 महीने का, ताकि इनकी दुखती रख दबाते रहो, ताकि इनके ऊपर डर का साया मेंटेन रहे। लेकिन इतने सालों से यूनिवर्सिटी में कौन सा एडहॉक है जो हटाया गया? सिर्फ एडहॉक को तब हटाया जाता था जैसे अगर आप परमानेंट फैकल्टी हैं, आप कहीं बाहर चली गई पढ़ाने या सबैटिकल पे है या लीव पे है, तो आपकी जगह दूसरे एडहॉक रखेंगे, जब आप वापस ज्वाइन करेंगी तब वो एडहॉक हटा दिया जाएगा। लेकिन अब जानबूझ के एडहॉकिज्म खत्म कर रहे हैं, जानबूझ के एडहॉक को प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, और दूसरे एडहॉक को रखा जा रहा है जिनके पास एक दिन का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। मैडम कुछ तो क्राइटेरिया देखेंगी आप। वो एडहॉक जो लेकर आ रहे हैं, जिनको रख रहे हैं, वो सिर्फ मास्टर्स और नेट हैं। वो कुछ लोग तो उसमें से नेट भी नहीं है, और ऐसे ऐसे केसेस सामने हैं जो फर्जी डिग्रियां लेके, वो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसकी डिग्री और एक्सपीरियंस लेके वो आए हैं। ऐसे ऐसे लोग। तो इस फ्रॉड के खिलाफ हमारी लड़ाई है, इस पूरे नेक्सस के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन यहाँ से करी, जिसने मास्टर्स यहाँ से करी, MPhil PhD यहाँ से करी है, 14 साल का पढ़ लिया वो, उसके बाद वो 14 साल से पढ़ा रहा है इस यूनिवर्सिटी में। आपने 20, 22, 23 सालों के उसकी मेहनत को यहाँ खत्म कर दिया। आपने मनोज झा जी को आज सुना होगा, उन्होंने क्या कहा कि जो 41, 40, 45 साल का हो जाएगा, 50 साल का हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा? उसका तो करियर आपने तबाह कर दिया, उसको कौन नौकरी देगा? तो ये खेला हो रहा है, ये जानबूझ के हो रहा है, क्योंकि अपना कैडर भरना है, अपने निकम्मे निठल्ले लोगों को भर्तियां करवानी है, उनको भरना है, ताकि वो आपका झंडा उठाएं, आपके संघ की शाखाओं में दरियां बिछाएं, आपके पत्तल चाटें। ये सारा काम स्ट्रैटेजिकली किया जा रहा है ताकि जो गुलदस्ता गैंग है ना हमारे समाज की, जो चाटुकार है, वो हर जगह गुलदस्ता गैंग पहुंच जाए करने के लिए ड्रामा, उन लोगों को लाया जा रहा है। और नाम इंटरव्यू में सिलेक्शन, इंटरव्यू होने से पहले ही लिस्ट होती है उनके पास। आपने लक्ष्मण जी के जो एक्सपर्ट है उनकी बात भी सुन ली होगी, जो इंटरव्यू में बैठे थे। तो ये सब स्ट्रैटेजीज हो रहा है। अब बताएं, जुल्म के खिलाफ हम बोले ना, ये हमें बताएंगे। जो खुद नॉट फाउंड सूटेबल है वो हमें बताएंगे हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, या एडहॉक क्या है ये हमें बताएंगे। इनके अंदर बुद्धि नहीं है, इन निकम्मों को पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। ये तो खुद इनका कोई गॉडफादर ना हो तो इंटरव्यू में पास होने के लायक नहीं है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ पहले इनका कोई चाचा, मौसा, भतीजा या पैसे लेके जो बैठा हुआ बंदा है वो वहाँ बैठा होता है इनकी सिलेक्शन करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये जो दलाल एक्सपर्ट SC ST या OBC का बैठा होता है वो बात ही नहीं करता हमारी, क्योंकि अगर 1 लाख रुपए आया या 10 लाख आया, 25 लाख आया, 4 लाख तो वो भी लेके बैठा है ना, तो वो हमारा गला घोट रहे हैं। ऐसे दलालों से हमें खतरा है, ना कि ब्राह्मण जो अदर कम्युनिटी या राजपूत ये वो उनसे हमें खतरा है। वो तो हमारा करने के लिए बैठे ही है ऐसा, लेकिन खतरा हमें अपने समाज के दलालों से है। और बाबा साहब का भी रास्ता खराब उन्होंने ही किया था। इनडायरेक्टली आपकी लड़ाई सरकार से भी हो, तो इसी से सवाल उठता है कि प्रिंसिपल वाइस चांसलर अगर मजबूत हैं, आप पर शोषण कर रहे हैं, तो पता चलता है कि सरकार की संरक्षण है उन पर। लेकिन सरकार अगर इतनी मजबूत है तो इसकी कमी किसकी दी जाए? किसकी कमी के कारण सरकार मजबूत हो रही है? किसकी? ऑफ कोर्स जो कमी के कारण नहीं, दलालों की बढ़ती संख्या के कारण सरकार मजबूत हो रही है। कमी कुछ नहीं है। सरकार के पास वो लोग जो चंद हमारा शोषण करते आए वो अभी भी चंद ही है, लेकिन उनकी संख्या बल को बढ़ाने वाले हमारे लोग हैं।
दलालों की संख्या इतनी जल्दी से बढ़ रही है, जिनका व्यक्तिगत स्वार्थ इतना बढ़ चुका है, उस वजह से वो जो बल है उनको मिल रहा है और उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो सरकार से ज़्यादा ताकतवर जनता है, ये याद रखिएगा। किंग मेकर इज ऑलवेज पावरफुल देन द किंग। तो हम वो किंग मेकर हैं, हमारे पास वो ताकत है, हमें संगठित होना है, हमें सड़कों पे आके लड़ना है। संसद, आपको एक सांसद राज्यसभा के जो आज आए थे मनोज झा जी, उनसे बढ़कर कौन बताएगा, जो सड़क से हमारी लड़ाई संसद तक ले गए और आज वो ये कह रहे हैं कि संसद आपको इंसाफ नहीं देगी, संसद में आपकी बात नहीं उठाई जाएगी, संसद आपके उसमें फेवर में नहीं बोलेगी। अगर आपको लड़ाई लड़नी है, जीत की तरफ जाना है, आपको दिखाना है कि वो लोग जो गुंडे मवाली एक होके बैठे हैं, तो आपको सड़कें भरनी पड़ेगी, सड़कों से लड़ाई जीती जाएगी। इसीलिए लोहिया जी ने कहा था जब संसद आवारा हो जाए तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए। तो हमारा फर्ज बनता है कि जब सारे चोर वहां चुप होके बैठ चुके हैं, कोई एक दूसरे की बात नहीं कर रहा, सब चोर चोर मुसेरे भाई बन चुके हैं, जब पूरा संरक्षण ऐसे अपराधियों को दिया जा रहा है, तो हमें लड़ना है। और बहन जी 33% आरक्षण जो है ना, जिसके ऊपर आपने बहुत स्टोरी कवर की थी, मैं बार बार बोलती हूँ, वो ऐसी महिलाओं के लिए लाया जाता है ताकि ऐसी महिलाएं सत्ता में आए, ऊपर आए, तो हमारा शोषण कर सके। इससे पहले 2014 में ये महिला कालिंदी कॉलेज में प्रोफेसर थी, पढ़ा रही थी। इसको वहां से क्यों निकाला गया? क्योंकि वहां एससी कैटेगरी की जो प्रिंसिपल थी, जो मेरे चार्जशीट में सारा सबूत जमा है इनके खिलाफ, इन्होंने उनको ऐसे ही तंग किया। अब एक कॉलेज से निकाली गई, लेकिन संगी थी, लेकिन क्राइटेरिया क्या था, संगी कैसे रखते हैं लोगों को, वहां से निकाली गई और दौलत राम कॉलेज के प्रिंसिपल बना दिया। वाह, बहुत अच्छा करके आई। किसी एससी कैटेगरी की प्रिंसिपल की लेडी को तंग किया, बहुत अच्छा, बड़े से बड़े जगह पे प्लेस करो ताकि ये एससी समाज की, शेड्यूल कास्ट समाज की एससी एसटी ओबीसी को जीने ना दे, उनका शोषण करे। ऐसे लोगों का प्रमोशन होता है और हम लोगों को सिस्टम से बाहर भगाने की साजिश होती है। तो ये इस सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई है और हम डरते नहीं है। हमारे पास संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, बात रखने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच है, तो वही तो हम कर रहे हैं। एक दो लोग हैं, दो तरीके हैं, एक लोग जो संविधान को बचा रहे हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं और जमीन पे, दूसरे लोग जो पर्दे के पीछे छुप के सारी साजिशें करते हैं, तमाम वो हथकंडे, वो नीतियां अपनाते हैं जिससे हम लोगों का गला काटा जाए, हम लोगों के पर्चे हों, हम लोग जेलों के अंदर जाएं, हम लोगों की आवाजें बंद की जाएं, हम लोग सिस्टम में ना रहें, ताकि अम्बेडकर घर घर ना पहुंचे, ताकि वो जो सामान्य वर्ग, समानता की विचारधारा है, वो ना पहुंचे। आपने कहा सड़क से न्याय मिलता है, आप महिला हैं, संघर्ष कर रही हैं सड़क पर। अगर इलाहाबाद कोर्ट की एक चिट्ठी लिखी गई है, महिला जज ने चिट्ठी लिखकर सेल्फ डेथ की मांग की है, उस पर क्या कहेंगी? क्योंकि एक जज ये कह रही है कि हम अपने लोगों को और अपने लिए मैं न्याय नहीं कर पा रही हूँ और शोषण हो रहा है, क्या कहेंगी? क्योंकि ये महिलाओं के लिए मातम का विषय है, एक महिला जज महिला जो है अपने लिए न्याय नहीं कर पा रही है। सोचो कितनी बड़ी दुर्भाग्य की हमारी स्थिति है, जिस देश में एक ढोंग की सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर दूसरी तरफ बात होती है विश्व गुरु बनने की, और वहाँ पे जहाँ से हम जैसे गरीब शोषित वर्ग एक हिम्मत रखते हैं दिल के अंदर की इस संस्थाओं में, इस जगह जाके हमें न्याय मिलेगा, न्याय की उम्मीद लेके हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं और वहाँ की जज ही ये बात कह रही है हमें तो डूब के मर जाना चाहिए। सोचो हमारे सिस्टम को क्या हो चुका है, सोचो हमारे देश पे कितनी गलत और कितनी खतरनाक ये नहीं कि हम उनसे डरते हैं, कितनी गंदे घिनौने लोग सरकार में आके बैठे हैं, सरकार बन के बैठी है, जहाँ पे ये हाल हो रहा है जज के साथ, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं उसको खुद ही न्याय की उम्मीद नहीं है। यही चीज़ है और यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस तरीके की महिलाएं, ऐसी सविता रॉय जैसी और वो स्मृति ईरानी जैसी, ऐसी गुंडे जैसी गुंडाई महिलाओं को वहाँ रखा जाता है, क्यों? इनका हौसला बढ़ाया जाता है। जो मेंस्ट्रुअल, उस पर इतनी बड़ी बात कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल लीव नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि हैंडीकैप तो नहीं हो ना आप, क्योंकि तुम तो रिष्ट पुष्ट हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, सारे संसाधन है, तुम्हारे पास तो तुम्हारी बेटी के भी अच्छे खासे वो चलते हैं, है ना, तो तुम्हारे तो बिजनेस भी है, बच्चों के भी बिजनेस है, तो भैया उनसे पूछो ना, जो छोटी छोटी महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को, गरीब महिलाएं सोसाइटी में किसी जाओगे ना तो अपने बच्चों को भूखे घर छोड़ के साग का खाना बनाने जाना है तो उनका खाना बनाने जाती हैं और फिर वहाँ से उनके भूखे पेट बच्चे घर पे जो सो रहे होते हैं, जो जूठन बचती है वो खुद खाती हैं और आके खिलाती हैं। उनकी हड्डियाँ तो खुर जाती हैं, उनके शरीर में तो जान नहीं रहती, उनके पीरियड्स कितने मुश्किल होते होंगे, कितनी तकलीफ उन्हें होती होगी, उन्हें लीव की ज़रूरत होगी, इसको लीव की ज़रूरत नहीं होगी, इसके बारे में ये नहीं सोचेगी। तो ऐसी महिलाओं से देश को खतरा है। प्रज्ञा जैसी महिलाएं, ऐसी महिलाओं से देश को खतरा है। ये सविता रॉय क्रिमिनल गुंडी, ऐसी महिलाओं से देश को खतरा है। हम महिलाएं जो जोड़ने की बात करती हैं, जो हक अधिकार की बात करती हैं, जो वुमेन राइट की एडवोकेसी करती हैं, हमारे से ये खतरा है कि हम सच्चाई दिखाते हैं। इनका मुंह बंद करो, इनका मुंह चुप करवाओ ताकि ये लोग हमारा सच ना दिखा दें। तो ये फर्क है दोनों पर सवाल है कि एक महिला होने के नाते महिला से सवाल कर रही हूँ कि महिलाएं इस मुद्दे को लेकर सड़क पर क्यों नहीं आई, मातम क्यों नहीं मना रही हैं, कि ऐसी व्यवस्था क्यों है? कौन सी व्यवस्था?
ये कि महिला जज को इच्छा मृत्यु की बात कहनी पड़ रही है, इस बात को लेकर महिलाएं आगे क्यों नहीं आ रही, सड़क जाम क्यों नहीं कर रही? वेरी सैड, आई डोंट नो, ये डर और खौफ का माहौल है बनाया हुआ, लेकिन इसमें लोग उलझते जाते हैं, फंसते जाते हैं, लेकिन यही डर के आगे जीत है। जब हम एक हो जाएं तो महिलाओं की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। हम यहाँ पे बैठे हैं, जो भी आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, मैं तो कहती हूँ आओ सारी महिलाएं एक दिन यहाँ आओ, विरोध करेंगे इन चीज़ का, और उस जज महिला को हम पूरा समर्थन देंगे कि आप लड़ें, आपने हिम्मत की है बोलने की, हम सब आपके साथ हैं और हम खड़े रहेंगे आपके साथ। इस अन्याय इतनी बड़ी लड़ाई में आप अकेली नहीं है, हम आपका मॉरल डाउन नहीं होने देंगे, हम आपके साथ एंड तक रहेंगे। और महिलाओं में और ऐड करना चाहूंगा, उनको बोला जा रहा है कि मीडिया अटेंशन के लिए किया जा रहा है, आपको भी बोला गया कि राजनीति के लिए कर रही है, मीडिया अटेंशन के लिए कर रही है, फंडिंग के लिए कर रही है, तो किस तरीके से? एक काम करो ना, जो लोग मूर्ख ये कहते हैं कि फंडिंग के लिए कर रहे हैं, बोलो पहले अपनी बेटी को आधी रात को यहाँ बिठाओ, अपनी माँ बहन बेटी को यहाँ पे लेकर आओ, सड़क में गर्मी में बिठाओ, ठंड में बिठाओ, क्योंकि वो लोग कभी कुछ नहीं करते। वो जिन लोगों ने कभी सड़क पे आए नहीं, या एक दिन 2 दिन के लिए आके स्टेज पे भाषण दिया होगा, दोबारा उन्हें चांस नहीं मिला होगा, या आप मेरी स्टेज पे आए, आपने भाषण दिया और अगली बार अगर आप आए तो आपको चांस नहीं मिला, दूसरे को मिल गया, तो आपकी ईगो इतनी हर्ट होगी कि आपको ये लगा कि अब तो ये महिला राजनीति कर रही है, अब तो ये महिला फंडिंग के लिए कर रही है। अगर डॉक्टर रितु सिंह को फंडिंग के लिए, पैसे के लिए करना होता तो डॉक्टर रितु कुर्सी पे होती, डॉक्टर रितु को 1 लाख की नौकरी प्यारी होती, डॉक्टर रितु को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर रितु तब कौन सी फंडिंग के लिए कर रही थी, तब कौन सी मीडिया अटेंशन के लिए कर रही थी, जब आपने मुझे किसान आंदोलन में देखा, जब आपने मुझे शाहीन बाग पे कवर किया, जब आपने मुझे महिलाओं के आंदोलन में देखा, जब रोस्टर मूवमेंट में हमने मुखर रूप से लड़ाई लड़ी थी, एब्जॉर्प्शन मूवमेंट हुआ था, आधे दिन के अंदर अध्यादेश वापस हो गया था, तब कौन सी मीडिया अटेंशन थी, तब कौन सी राजनीति करनी थी? फिर डॉक्टर रितु तब कौन सी राजनीति कर रही थी, जब 2018 को हम स्टूडेंट्स थे और SC ST एक्ट डिल्यूट हुआ था तो सड़कों पे निकले थे, कर रहे थे। ये वो कुछ चेहरे जो मीडिया में सिर्फ आके मैं करेंगे और बेस कोई नहीं है उनके पास, लोग बाग नहीं है, जिनका कोई समाज के साथ मतलब नहीं है, जो बाबा साहब की विचारधारा पर नहीं चलते, जिनको खुद वेस्टेड इंटरेस्ट और राजनीति की टिकटें चाहिए होंगी, वो इस चीज़ की घिनौनी बातें करेंगे हमारे बारे में। एंड मैं उनको ये बता दूं, हमारी चमड़ी बड़ी मोटी है, वी हैव डेवलप्ड अ थिक स्किन, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों के अंदर नहीं उलझते। हमारे अगर कहते हैं ना राजनीति है, अगर सच के लिए बोलना, हक के लिए खड़े होना, ईमानदारी से लड़ना राजनीति है, तो ये राजनीति सही है, स्वीकार है, बार बार करेंगे ऐसी राजनीति, बिकॉज एवरीथिंग हैज बिकम पॉलिटिक्स। सो डॉक्टर रितु सिंह हैज डिसाइडेड हर पॉलिटिक्स, दैट्स व्हाई डॉक्टर रितु सिंह इज ऑन रोड, और डॉक्टर रितु सिंह सड़क पर रहेगी। और उन लोगों को मेरा यही कहना है, अगर कुछ कर नहीं सकते निकम्मो निठल्लो, तो जिप योर माउथ एंड शट योर माउथ, जहां बैठे हो वहां पे बैठे रहो। अगर यहाँ पे आओगे तो सीधे वापस नहीं जाओगे, इतना भी मैं बताती हूँ। हम लोग, हम जनता, हम बच्चे, टीचर्स, हमारे संघर्ष को जो लोग छोटा करके दिखा रहे हैं, क्योंकि अंत में मैं एक ही चीज कहूंगी, जब महिला के लिए कुछ नहीं मिलता ना, जब महिला पे कोई हथकंडा नहीं चलता, तो भाई साहब उसके कैरेक्टर को असैसिनेट करो। सबसे अच्छी चीज है बड़ी बदचलन, हाय बड़ी खराब है, हाय कैरेक्टर बिल्कुल सही नहीं है, हाय ये चीज महिला के लिए अभी से नहीं शुरू से होती आई है। तो फिर जिन्होंने बाबा साहेब को नहीं छोड़ा, जिन्होंने माता सावित्रीबाई फूले जी को नहीं छोड़ा, वो मुझे छोड़ेंगे? और क्या मैं इनसे डर जाऊंगी? क्या मैं पीछे हट जाऊंगी? मुझे मेरी मंजिल क्लियर है, मुझे मेरा विजन क्लियर है। और अगर पॉलिटिक्स इतनी गंदी चीज है तो क्यों पॉलिटिक्स के लिए मर रहे हो? क्यों राजनीति में जाने के लिए मर रहे हो? क्यों पीछे से कर रहे हो? और अंत में यही कहूंगी, अगर हिम्मत है पॉलिटिक्स, अगर मैं पॉलिटिक्स कर रही हूँ तो एक काम करो, मैं साइड पे बैठ जाती हूँ। आओ रात दिन अपनी माँ बहन बेटी बच्चियों को यहाँ लेकर आओ, बिठाओ, करो मंच संचालन, लड़ो सबके अधिकार के लिए, आवाज उठाओ। घर बैठ के खाली प्रचार मत करो, घर बैठ के बरगलाओ मत। अगर हिम्मत है तो सड़क पे आके लड़के दिखाओ, वरना तुम्हारे जैसे बोल बच्चन हमने बहुत देखे और देखते ही आ रहे थे तुम्हारे जैसे बोल बच्चन। इसीलिए जब उन बच्चनों ने कुछ नहीं किया ना, तो हमें सड़क पे आना पड़ा। और अगर सही टाइम पे सब कुछ किया होता तो आपके बच्चे सड़कों पे धक्के नहीं खा रहे होते, आपके बच्चे NFS नॉट फाउंड सूटेबल नहीं हो रहे होते। अगर आपने एक सविता रॉय को, अन्य सविता रॉय पहले भी हुई होंगी, अगर आपने टांगा होता ना, तो दोबारा कोई डॉक्टर रितु, कोई लक्ष्मण यादव, कोई प्रोफेसर रतनलाल या अन्य प्रोफेसर जो गिनती में है वो नहीं बनते। एक आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे, यहाँ पर मनोज झा जी आए थे, कांग्रेस से भी जिग्नेश जी आए हुए थे, लेकिन जो दलितों की राजनीति करते हैं, दलितों शोषितों के लिए नाम पर, उनके नाम पर आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए कहते हैं, वही आपके समर्थन में नहीं आ रहे। आपके मंचों पर भी इस बात की नाराजगी देखी है मैंने, आप क्या कहेंगी? वो नहीं आ रहे, बड़े बड़े आंदोलन में जाते हैं, आपके लिए समर्थन नहीं है उनके पास? मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आ रहे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी आपके माध्यम से कि अगर आप आ नहीं रहे हैं, दैट्स ओके, आपकी कोई पर्सनल मजबूरी हो सकती है, बट बहन को किसी भाई की ज़रूरत नहीं है। बहन सक्षम है, बहन काम कर सकती है। मैं बेटी भी हूँ, मैं बेटा भी हूँ, मैं अपने लिए लड़ सकती हूँ और मैं अपने समाज के लिए भी लड़ सकती हूँ। बस हमारी 111 दिन की जो मेहनत है, जो जज्बा है,
उसको ये मत कहें कि यहाँ कुछ होना जाना नहीं है, मुझे पता चल चुका है, हम करके दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं, हमें सिर्फ कम से कम मनोबल ना तोड़े हमारा, और अगर साथ नहीं दे सकते तो नीचे ना गिराएं। हमारे लिए कुछ ऐसी टिप्पणी ना करें कि जो लोग हौसला देने के लिए आना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, सच्चे रास्ते पे चढ़ना चाहते हैं, संघर्ष के सड़कों से संसद तक पहुंचना चाहते हैं, उनका हौसला, संसद तक मतलब अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, उनका हौसला ना गिराएं। और अगर आपने बात कही कि वो लोग नहीं आए, या वो जो पार्टीज़ हैं, जो बहुजन लीडर्स जो हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड बहुजन हितैषी बताते हैं, मैं ज़रूर चाहूँगी कि एक बार ये सवाल उनसे भी करिए, क्योंकि वो लोग हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। हम उनके तक पहुँच ही नहीं सकते, हमें वो रास्ता ही नहीं पता कि उनके तक अपनी बात कैसे रखनी है। वो इतनी हायरार्की है कि हमें पहुँचने में पता नहीं साल लगेंगे, पता नहीं पहुँच ही नहीं पाए कभी हम। यही तो बात है कि वो इतने ऊपर जा चुके हैं कि नीचे वाले लोग जो कम स्तर पे है वो पहुंच नहीं पाते हैं। मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि शायद ऐसा ही है, और मुझे ऐसा लग रहा है अभी देख के कि दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है। ये मेरे को आज पीड़ा हो रही है ये चीज़ जान के कि सबके बच्चे, पहलवान बच्चियां तो हमारी मान सम्मान शान है ना भारत की, तो मैं भी उसके लिए गई थी। क्या दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है? यहाँ पे क्यों नहीं आए? और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अभी हर एक उस मसले पे ट्वीट किया दिल्ली विश्वविद्यालय के, जो अपने आप को बहुजन कहते हैं, जो डंका बताते हैं बहुजन होने का, जो कहते हैं कि हम बहुजन हैं, और बाबा साहेब की जयंती पे फूल चढ़ाने 6 दिसंबर को श्रद्धांजलि देनी जाकर, वहाँ पे आपको दलित की बेटी नहीं दिखी। मेरे लिए एक स्टेटमेंट नहीं आया, मेरे लिए एक बारी एक सिंपैथी का भी पोस्ट नहीं आया। आपको ये दलित की बच्ची ने अपनी आंखों से देखा है, और दलित की बच्ची लोगों को जागरूक करेगी कि बहुजन समाज का अगर बेड़ा किसी ने उठाया है तो वो हम ही SC ST ने उठाया है, और कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। ये पीड़ा है जो बोल रही है। अगर देते तो हमारे मरने पे कैंडल मार्च मत करो, राजनीति मत करो, हमारे मरने पे लाइनें मत लगाओ कि दलित की बच्ची जब दुनिया से चलेगी, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि थी, राहुल रोहित वेमुला था, या पायल तड़वी थी, या समरवीर थे, तब आप लाइनें लगाते हो, तब आप बताते हो कि बाबा साहेब अमर रहे, हम ये नहीं होने देंगे, क्योंकि वो जो विक्टिम है वो जीवित नहीं रहा। पॉपुलर प्रोपेगेंडा बना, मीडिया लाइट मिली तो बोलोगे, लेकिन जब जीते जी एक बच्चा, एक लड़की, यहाँ पे एक दलित महिला, इतिहास कायम किया हमने, और वी आर सो प्राउड कि बाबा साहेब आपकी लेगेसी हम कभी गिरने नहीं देंगे, आगे अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स लेके जाएंगे। जब यहाँ पे हम बैठे हैं तो यहाँ पे एक बार भी उनकी संवेदना नहीं जागी, उनका हृदय नहीं देखा, एक ट्वीट, एक स्टेटमेंट नहीं आई हमारे बारे में। तो हमें समझ में आ रहा है ना कि बहुजन जो कांशीराम जी ने कहा था, धूप पे पैदल गर्मी में चल के साइकिल पे चल के एक बनाया था, वो सिर्फ हम ही, हमारी तरफ से ही है, दूसरी तरफ से नहीं है। हमारे लिए एक स्टेटमेंट भी नहीं आ सकता। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं, और ये चीज़ें सब SC ST समाज देख रहा है, जाग रहा है। क्योंकि यहाँ से आह्वान करती हूँ कि हमें वोट बैंक की तरह मत देखो, हमें सिर्फ दलितों का इस्तेमाल, शोषितों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक जब राजनीति आती है तो अम्बेडकर वाद जिंदा, अम्बेडकर साहब अमर रहे, ये सब ड्रामा मत करो। अब दलित भी वोट बैंक नहीं बनेंगे, दलित भी जाग चुके हैं, SC ST जाग चुके हैं, समझ रहे हैं कि क्या खेला हो रहा है, कहाँ खेला हो रहा है। सिर्फ मनुवादी जो RSS वाले हमारा फायदा नहीं उठा रहे, अपने समाज में भी सिर्फ आप वोट बैंक की गेम खेलते हो। जब आपको पता है इलेक्शन पास आ गई तो मुद्दा उठा लो, तब इनके हमदर्दी बन जाओ, ऐसे एक स्टेटमेंट भी नहीं, तो ये नहीं चलने देंगे। बिल्कुल ये दर्द है, भले ही अपने ही नेता ने साथ ना दिया हो, लेकिन लंदन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रितु के लिए समर्थन जरूर आया है। और मैं सर क्या कहना चाहती हूँ, सॉरी सर से आप पूछे अभी, जो आपने मुझसे पूछा कि नहीं आए, ऐसे मेरे साथी जब ये आंदोलन चल रहा था तो इनकी पीड़ा, जो दर्द दिल में था, ये लंदन में बैठ के हमारी आवाज उठा रहे थे। इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटीज में हमारे लिए मीटिंग करी, दूर दूर तक हमारा मैसेज पहुंचाया, क्योंकि इनको ये दर्द था कि ये अगर हारेंगे तो मैं यहाँ पे हारूंगा। तो वहां से चल के जब ये इंडिया आए तो पहला काम इन्होंने ये किया कि पहले ये यहाँ पे जाए, हमारी आवाज को मजबूत करें। ऐसे भाइयों का साथ चाहिए हमें। क्या कहेंगे सर, लंदन यूनिवर्सिटी तक आपने डॉक्टर रितु की इस आवाज को उठाया है, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है इनके नाम पर, आप वहाँ की स्थिति बताएं। जी, सबसे पहले तो जो विदेशों में जो अम्बेडकरवादी छात्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा संगठन से जुड़े हुए हैं, और वो एक चीज़ को नहीं भूले हैं कि जिस तरीके से बाबा साहब विदेश में गए थे पढ़ने के लिए, उन्होंने अपने समाज के लिए काम किया, अपने समाज को समझा, अपने समाज के लिए वापस आए, उन्होंने सारे वो काम किए जो उनका एक समाज और एक हमारे देश को एक प्रोग्रेसिव देश की को एक ज़रूरत थी, उन्होंने सारे वो काम किए। उन्हीं चीज़ को आइडल मानते हुए हमारा अम्बेडकरवादी समाज के स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, मेल फीमेल ऑल जेंडर्स, वो इतने ज़्यादा ऑनेस्ट हैं उस विचारधारा से कि वो वहाँ रहकर भी अपने पढ़ाई में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप की मात्रा बहुत कम है। उसके बाद भी अगर कोई भी ऐसा इशू अगर अराइज होता है कि जहाँ पर हमारे संगठन के लोग, हमारे समाज के लोगों को अगर कोई परेशानी होती है, तो वहाँ पर वो उस पर चिंतन
करते हैं, वहाँ पे जिस तरीके से वो सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं वो उस चीज़ को किया जाता है। तो वही चीज़ को अगर उसी चीज़ को फॉलो करते हुए जब प्रोफेसर डॉक्टर रितु का जब ये पूरा हमें एपिसोड पता लगा कि किस तरीके से इनके साथ अन्याय हुआ है, तो ये हमारा एक ड्यूटी बन जाता है कि जैसे हमारे एक परिवार के अंदर अगर किसी को अगर किसी तरीके का अगर हार्म होता है तो हमारी ड्यूटी है उनके साथ खड़ा होना। तो सिमिलरली जब प्रोफेसर रितु के साथ ऐसा कुछ हुआ तो हमारा एक जिम्मेदारी बन गया कि हम जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ से इनके लिए आवाज़ उठाई जाए। आप पे जब भी आपकी आवाज़ वहाँ पर ज़्यादा मुखर होगी तो आप पर एक दबाव भी आएगा, पहले से ही बता रही हूँ, दबाव आएगा कि हमारे देश की बदनामी हो रही है, विदेशों में बदनामी हो रही है, सरकारी दबाव आएगा। क्या करेंगे उस वक्त आप? देखिए, ये जो दबाव होता है वो हमेशा रहता है, ठीक है। कई बार वो दबाव इस तरीके से आएगा कि आप एंटी इंडिया बात कर रहे हैं, कई बार प्रो इंडिया बात कर रहे हैं, कई बार ये होगा कि अरे आप सिर्फ कास्ट की बात कर रहे हैं, आप इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं इनजस्टिस की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक अम्बेडकरवादी सोच की बात कर रहा हूँ। अम्बेडकरवादी सोच सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। किसी भी संस्था से लड़ने के लिए तैयार हैं जो जातिवादी सोच को रखती है और जो किसी भी प्रकार से हमारे जाति के लोगों को या हमारे समाज के लोगों को परेशान करने के लिए तैयार है, हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। आप चंद्रशेखर आज़ाद के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस हो या आरजेडी हो, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कांग्रेस किसान नेता राकेश टिकैत भी आ चुके हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद नहीं आ रहे हैं। मायावती की पार्टी से कोई बड़ा नेता नहीं आया जो दलितों की ही राजनीति करते हैं, दलितों शोषितों की ही राजनीति करते हैं, लेकिन दलित बेटी के समर्थन में नहीं आ रहे, उल्टा मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि कोई भी हमारा एक अगर लीडर होता है तो वो उस लीडर को हमारे सभी जो लोग हैं जो ग्राउंड पे हैं उनकी रियलिटी पता होती है, उनकी पीड़ा को वो समझते हैं। मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि आपकी एक मेयर प्रेजेंस, आपका एक छोटा सा यहाँ पर इंटरवेंशन या फिर आपका एक पार्टिसिपेशन यहाँ के ये गली दूर दूर तक यहाँ पर ये भीड़ इकट्ठा कर देगा, जो कि भीड़ एक संदेश होगा बाकी समाज के लोगों के लिए कि जब इनके समाज पर अगर कोई बात होती है तो सब एक साथ खड़े हैं। तो उसी तरीके से हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो बहन जी कुमारी मायावती ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें करी हैं, वो 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, हमें उन पर गर्व है कि वो एक दलित महिला होकर 4 बार सीएम रही हैं। तो उनसे मेरी बस एक विनती रहेगी कि आप किसी भी तरीके से आप अपना मैसेज पहुंचा सकती हैं या फिर आप खुद आ सकती हैं यहाँ की हिम्मत बढ़ाने के लिए, तो आप प्लीज़ कुछ भी ऐसा करिए जिनसे कि प्रोफेसर रितु या फिर और भी जो लोग इसमें शामिल हैं उनको और भी ज़्यादा संगठित करने में और उनको शक्तिशाली होने में ताकत मिले। तो जाहिर तौर पर जहां एक महिला जज को इच्छा मृत्यु के लिए मांग करनी पड़ रही है, वहीं डॉक्टर रितु एक दलित बेटी होकर लगातार 111 दिनों से सड़कों पर बैठी हैं और अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। ये ऐसा दौर है जहां महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक दौर माना जा रहा है, क्योंकि जब महिला जज ही अपने आप को न्याय नहीं दिला पा रही हैं तो फिर बाकी लोगों के बारे में क्या ही बात करेंगे। ऐसे दौर में लंदन यूनिवर्सिटी तक डॉक्टर रितु की आवाज़ पहुंच रही है और वहां पर बातें हो रही हैं और इनके न्याय के लिए वहां पर भी संघर्ष शुरू हो चुका है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।